नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा भी मौजूद रहेंगे। देखिए, दुनिया के कई देशों में साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण दिखा और इसी पर आज हम एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। क्या है इसके प्रभाव और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी जुड़ेंगे और ज्योतिष के विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। 100 साल बाद दिखाई दिया हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यह सूर्य ग्रहण नजर आएगा। वो कौन कौन से देश होंगे, करुणा? बिल्कुल रवि, तो देखिए बड़ी खबर सबसे पहले आपको हम बता दें कि देखिए 100 साल के बाद हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, ये अलग तरह का जो सूर्य ग्रहण होता है वो नजर आ रहा है। और कहां पर ये नजर आ रहा है ये भी आप जानिए। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका में हाइब्रिड सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से सामने आई है सूर्य ग्रहण की पहली तस्वीर। आप देखिए, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है जहां से सूर्य ग्रहण, जिसको हाइब्रिड नाम दिया गया है। और ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण तो है, लेकिन खास बात यह है कि जो हाइब्रिड है, जो इस प्रकार का सूर्य ग्रहण, ये 100 साल के बाद ऐसा हुआ है। एक साथ दिखेंगे आंशिक, पूर्ण और वलयाकार ग्रहण। यही वजह है कि इसको हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया है। तो ये देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये सबसे पहली तस्वीर है जो आई है सामने हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की। आप भी इसे देखिए क्योंकि बेहद ही खास तस्वीरें हैं। 100 साल के बाद इस तरह का कुछ नजारा देखने को मिलता है। तो ये देखिए, हम अलग अलग देशों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सूर्य ग्रहण से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों पर गौर करिए। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और थाईलैंड, ये जो ऊपर आप तस्वीरें देख रहे हैं वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फिर नीचे आइए, नीचे की तस्वीरें देखिए। सिंगापुर, अंटार्कटिका और वियतनाम, न्यूजीलैंड और कंबोडिया, ये तस्वीरें हैं सूर्य ग्रहण की। तो आज सुबह से ही सूर्य ग्रहण लगा है और 12:30 बजे तक जो जानकारी है उसके मुताबिक सूर्य ग्रहण रहेगा। ये इसका वैश्विक प्रभाव क्या होगा? हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन दुनिया के इन हिस्सों में ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ऊपर और नीचे हम अलग अलग देशों में जो सूर्य ग्रहण की तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। तो ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है और ये बड़े लंबे समय के बाद ऐसा सूर्य ग्रहण देखा गया है और इसको लेकर हम ये विस्तृत कवरेज कर रहे हैं, बड़ी कवरेज कर रहे हैं, जिसमें हम इसके प्रभाव को, इसके वैज्ञानिक पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। जानकारों से कुछ अहम सवाल भी रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम जीवन पर इसका क्या वाकई में कोई प्रभाव है, कोई प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण हम बार बार कह रहे हैं उसका क्या अर्थ है, वो अपने आप में कितना और क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और आइए सबसे पहले हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं, उनसे परिचय हम करा दें। हमारे साथ हैं श्रुति खरबंदा जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, और अलंकृता मानवी हमारे साथ हैं, और साथ ही पूजा भाटिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि हमारे साथ आरपी टंडन भी जुड़ेंगे जो कि एचओडी हैं, एस्ट्रोफिजिक्स न्यूयॉर्क से, वो जुड़ेंगे सीधे। और अमिताभ पांडे जो कि वैज्ञानिक है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस पूरे जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं। तो पहला सवाल, अगर मुझे लगता है पहला सवाल जो है, सीधे हम न्यूयॉर्क चलेंगे और वहां से ही समझने की कोशिश करेंगे। आरपी टंडन साहब, ये जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण हम कह रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सूर्य ग्रहण क्या है, इसे किस तरीके से आप हमारे दर्शकों को समझाना या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसा इसके नाम से विदित हो रहा है कि हाइब्रिड है, यानी अकेला नहीं है, 2 या 3 तरह के इसमें है। इसमें एक तो ग्रहण लगेगा जो कि टोटल होता है, बिल्कुल जब पूरा ढक जाता है, बिल्कुल डार्क हो जाता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं कि एनुलर होता है, जैसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं जी। और तीसरा होता है कि कटा, जैसे कुछ आंशिक रूप से कट गया। तो 3 तरह के इसमें हमें झलक नजर आएंगी। तो एक तो होगा पूरा, और एक होगा एनुलर रिंग, और तीसरा होगा कटा हुआ, चांद के आकार का कटा हुआ। तो 3 तरह के हमें इसमें शोभा नजर आएंगी चंद्र की सूर्य। जी,
और देखिए हमारे साथ अमिताभ पांडे सर भी जुड़े हुए हैं जो कि वैज्ञानिक हैं। अमिताभ पांडे सर, आपका भी स्वागत करते हैं हमारे इस खास शो में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए 100 साल के बाद ऐसा संयोग पड़ रहा है जिसमें हाइब्रिड जो सूर्य ग्रहण है वो हमें नजर आ रहा है। तो आपसे मैं समझना चाहूंगा ये मुमकिन कैसे होता है, क्योंकि एक बड़े अंतराल के बाद लोगों को ये मौका मिल रहा है देखने का। देखिए हाइब्रिड एक्लिप्स जो होता है इतना 100 साल के बाद नहीं हो रहा है, बीच में भी काफी सारे हाइब्रिड एक्लिप्स हुए हैं। हाइब्रिड एक्लिप्स दरअसल होता ही है कि जैसा कि बताया था आपको कि ग्रहण मुख्य तौर पे दो तरह के होते हैं आमतौर पर। एक तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक में आप छाया के बीच में नहीं है, छाया के बाजू में थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो आधा ही सूर्य ढकता आपको दिखेगा। आप छाया के अगर बीचों बीच में जहाँ चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ रही है तो आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा और धरती की दूरी बदलती रहती है। चंद्रमा की कक्षा भी जो है आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है। चंद्रमा जब दूर होता है तो चंद्रमा आकार थोड़ा छोटा दिखता है, तो वो इसको जिसको वलय ग्रहण बोलते हैं, एनुलर एक्लिप्स बोलते हैं, वो दिखता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तो चंद्रमा आकार थोड़ा बड़ा दिखता है और पूरा सूर्य ढक जाता है। इस स्थिति में हाइब्रिड में हो रहा है कि कहीं पर तो ये क्या है कि पूरा सूर्य ढक जाएगा, और कहीं पर क्या होगा कि ये थोड़ा वलयाकार दिखाएगा। ये जो फर्क इसलिए होता है कि जो छाया पड़ रही है वो धरती के पीछे घूम रही है, तो जब छाया जहाँ पे बीचों बीच में जब उभरे हुए हिस्से पे छाया है, जब वो घूम के थोड़ा बाहर जाएगा तो थोड़ी छाया दूर हो जाती है। छाया का मतलब जो तो उसमें वहाँ पे सर लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान जुड़े हुए हैं। श्रुति जी, ये सवाल अगला आप ही से होगा, लेकिन इस बीच देखिए एक और अपडेट हम दर्शकों को दे दें कि भारत में नहीं दिखेगा साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण, यानी भारत में हम इसे नहीं देख पाएंगे, इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। हिंद और प्रशांत महासागर में कुछ सेकंड दिखेगा ये सूर्य ग्रहण। साल के पहले सूर्य ग्रहण का राशियों पर असर पड़ेगा। सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण रहेगा। लेकिन हमारे लिए यानी भारत के लोगों के लिए इसमें खास जानकारी ये है कि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि साल 2021 से 2023 तक कब कब सूर्य ग्रहण लगा और भविष्य में लगने वाला है। ये देखिए, यह आपके सामने तस्वीर है कि किस तरह से 2021 से लेकर फिर 2022 और इस साल जो पहला सूर्य ग्रहण है वो 2021 का आप देखिए, और इसके बाद 4 दिसंबर को दूसरा सूर्य ग्रहण। इसके बाद 2022 की बात करें, पहला सूर्य ग्रहण लगा 30 अप्रैल को, और इसके बाद 25 तारीख थी अक्टूबर की जब दूसरा सूर्य ग्रहण लगा 2022 में, और 2023 में पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को और 14 अक्टूबर को दूसरा सूर्य ग्रहण लगा। तो हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे भी हम समझेंगे, जो ज्योतिष के जानकार हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ज्योतिष की नजर से वो कैसे देखते हैं। श्रुति खरबंदा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, वैज्ञानिक का आधार तो हमने इसका समझा क्या है, लेकिन ज्योतिष की नजर में इस खास तौर पर सूर्य ग्रहण को कैसे देखा जाएगा जिसका नाम दिया गया है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण? देखिए, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण जब हम कह रहे हैं, जैसे आपने बताया, साइंटिफिक तौर पे जब आप संपूर्ण ग्रहण और कुछ पार्शियल के बीच में दोनों लग रहा हो, किसी जगह पे पूर्ण दिख रहा है और किसी जगह पे नहीं दिख रहा है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य जब भी राहु या केतु, जो लूनर नोड्स हम कहते हैं मून के, उसकी युति में आता है पृथ्वी के नज़रिए से, तो उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और आज अमावस्या भी है। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके 1 महीने में कुछ बड़े बड़े बदलाव भी होते हैं। लेकिन हम आपको छोटे छोटे बदलाव बताते हैं, जैसे आपकी सेहत संबंधी जो फ्लू है, इस तरह की आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या होती है, इसलिए कहा जाता है कि आप ग्रहण के दौरान ना खाएं या खाना हल्का खाएं या अवॉइड करें तो उतना बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ ज्योतिष में ये भी माना जाता है, सूर्य जो है नेतृत्व करता है नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व का। तो हमारे जो आला अधिकारी होते हैं या सर्वोच्च स्थान पे जो हमारे नेता हैं, उनको किसी किस्म की निराशा या ट्रबल, राजनीतिक उथल पुथल जिसे कहा जाता है, आमतौर पे उस 1 महीने में कोई बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो ज़रूर लिए जाते हैं। और घर में कोई इलेक्ट्रिकल आइटम आप देखेंगे, कभी किसी फ्रिज का ख़राब होना या घड़ी का ख़राब होना, इत्तेफाक कहें, लेकिन ये होता उस 1 महीने में ज़रूर होता है जब भी ये सूर्य ग्रहण जो है लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि उसके ये प्रभाव हैं। ज्योति थपलियाल,
इस चीज को अगर, चूंकि ये इसके दो हिस्से हैं इस पूरे सूर्य ग्रहण के, एक तो ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है, हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, अब एक है कि भारत में ये नहीं दिख रहा है। हालांकि सूर्य ग्रहण तो है लेकिन भारत में दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में हम, हमारे देश में बैठे लोगों के लिए इसकी अहमियत है, नहीं है, कितनी है, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक सामान्य खगोलीय घटना है। भारत में इसका असर नहीं है क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको इतना तो ज़रूर मानना होगा कि सूर्य जो है उसके बीच में अवरोध पैदा हुआ है, और दुनिया में कहीं पर भी सूर्य पर अगर अवरोध आता है तो उसका कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर होगा। ज्योतिष शास्त्र में जो सूर्य ग्रहण है ना, देखिए पुराने ज़माने में ना जो ज्योतिष शास्त्र था वो खास तौर पे राजा महाराजाओं के लिए था, और जो सूर्य ग्रहण है ना उसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो होता है राजा पर। यानी कि जो उच्च ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं, जो सरकारी बड़े बड़े नेता हैं उन पर, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बड़े संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उन पर इसका असर देखने को मिलेगा। अब राहु जो है वो माया है, भ्रम है। तो ज्योतिष शास्त्र में क्या होने वाला है कि ये जो राहु है ये सूर्य पर ग्रहण लगा रहा है। अब सूर्य पर ग्रहण लगाने का मतलब ये है कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारी जो ईगो है ना उसको बूस्ट हो जाता है राहु के आने से, क्योंकि भ्रम में चले जाता है इंसान का जो मन है, मस्तिष्क है, आत्मा है, वो सही तरह से सोच नहीं पाती है। तो ज्योतिष शास्त्र मानता है कि जब कभी भी सूर्य पर ग्रहण लगता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो होता है राजा पर। इसलिए आम जनता को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है, इसे बहुत ही सनसनीखेज मत समझिए। सामान्य खगोलीय घटना है जिसका असर अगर आपको नजर आएगा तो आपको किसी देश के बड़े राजनेता पर ही नजर आने वाला है। ठीक है, अब हमारे साथ आरपी टंडन साहब भी हैं। आरपी टंडन साहब, देखिए ज्योतिष की नजर से हम लगातार इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान के नजरिए से भी देखना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष में कई सावधानियां और नियम बताए गए हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान किस नजरिए से इसको देखता है, ये जो पूरा सूर्य ग्रहण का काल होता है? देखिए, पहले तो मैं एक बार करेक्ट कर दूं, जैसे डॉक्टर पंडित अमिताभ जी ने बताया कि ये 100 साल बाद में होता, अगला जो है वो 2031 में 14 नवंबर के लिए प्रेडिक्टेड है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो साल में या 200 साल में होता है। हमारे लिए तो बड़ी सामान्य घटना है। हम ज्योतिष के बारे में नहीं कर, हम तो बड़ा क्लियर डिफरेंस एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में हम डिफरेंस करते हैं। हम तथ्यों के आधार पर करते हैं, और हम इन बातों का कोई वैज्ञानिक तथ्य हमारे पास नहीं है। जो हमारे साथी ने भी बताया कि राजा महाराजा पर, हम विज्ञान इन बातों के लिए कोई विश्वास नहीं रखता। इसमें हमारे लिए तो एक साधारण खगोलीय घटना है जो कि होती रही है और होती रहेगी, और इसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा इसके बारे में कोई, जैसे कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ कोई किसी चैनल में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, किसी न्यूज़पेपर में। ठीक है, लेकिन टंडन साहब, चूंकि भारतीय जनमानस की बात करें तो ज्योतिष को भी विज्ञान ही कहा जाता है हमारे यहाँ, और आप भी जानते हैं कि ये हर जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, तो भारत में इसे अलग करके लोग नहीं देखते हैं। अब विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का अपना एक तर्क है, और उस तर्क शक्ति के आधार पर आप वो बात कह रहे हैं, लेकिन ये बहस बहुत लंबी है। मतलब हमारे यहाँ ज्योतिष को भी विज्ञान कहा जाता है, ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है उसे। आप देखिए, हम आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि टीवी के माध्यम से बहुत अंतर आ गया है, हमारे आम लोगों में बहुत अंतर आया है। एक जमाना था कि लोग घरों में घुस जाते थे, जी प्रेग्नेंट औरत है, खाना नहीं खाना, उसने बाहर नहीं जाना, ये करना, वो दुनिया भर के बातें होती थी। पर अब देखिए, कुछ पिछले सालों से आप देखिए कि लोग वहाँ जाते हैं, तारामंडल में जाते हैं, देखने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, और इसको एक पिकनिक के तौर पर एंजॉय करते हैं। ये बड़ा अच्छा है कि इससे काफ़ी जो ऐसे जो भ्रांतियाँ थी वो भ्रांतियाँ दूर हो रही है। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, यानी आप ये मानते हैं कि सामाजिक बदलाव भी हुए हैं और ग्रहण को लेकर लोगों का नजरिया भी बदला है पिछले कई सालों में। चलिए हम लौटेंगे आपके पास, और देखिए अब तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं 3 तरह के कौन कौन से सूर्य ग्रहण होते हैं। बता दें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास आ जाता है, पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाती है, और चंद्रमा पृथ्वी को पूरी तरह से छाया में लेता है। जबकि आंशिक सूर्य ग्रहण की बात करें तो इसमें सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को छाया में ले लेता है। और वलयाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है, सूर्य का मध्य भाग छाया क्षेत्र में आता है और सूर्य कंगन के रूप में चमकता है। हालांकि अगर खगोलीय दृष्टि से देखें तो ये जो दृश्य हैं ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं,
और वैज्ञानिक तो देखते ही हैं, लेकिन जैसा कि टंडन साहब कह रहे थे कि पिछले कुछ समय में लोग भी इसे उसी दृष्टि से देखना शुरू कर चुके हैं और लोग भी इसको एक तरीके से एंजॉय भी करते हैं। इसमें क्यूरियोसिटी होती है लोगों की कि इसको हम समझें, जाने कि कौन कौन सी तस्वीरें वो देख पा रहे हैं। हमारे साथ ज्योति अरोड़ा भी जुड़ी हैं। ज्योति, ये जो एक तर्क है कि विज्ञान की दृष्टि में इसका हमारे आम जनजीवन में कोई महत्व नहीं है। अभी जैसे सर कह रहे थे कि गर्भवती महिलाएं अंदर चली जाएं, खाना खाने का रूटीन बदल जाता है, नहाना, पूजा, ये सब चीजें होती है, लेकिन भारतीय जनमानस में ये का हिस्सा है और लोग इसको मानते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है और इस तरह के सूर्य ग्रहण में आज के लिए भारत के लोगों के लिए क्या है? ज्योति। अच्छा, देखिए, जैसे सर ने कहा है, मैं आपको बता दूं, सूर्य सिद्धांत जो है एक भारतीय ग्रंथ माना जाता है, बहुत बड़ा, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे पहले रेफर किया है और उसके जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही मायने में बहुत जो करंट जो एस्ट्रोनॉमी है उससे बहुत पास में है। जैसे कि जो यहाँ से लेकर के सूर्य का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंट प्लैनेट हैं, उनके जो डायमीटर्स हैं वो कितने हैं, उस टाइम पर लिख दिया गया था, आज से करीबन 1500 साल पहले, और कई एस्ट्रोनॉमर्स उसको बेस मानकर चलते हैं। उसी सूर्य सिद्धांत का एक हिस्सा है जिसे में एस्ट्रोलॉजी भी दिया गया है। और हमने कई लोगों ने, वैज्ञानिकों ने उनको, एस्ट्रोनॉमी को तो उन्होंने सही मान दिया। उन्होंने कहा कि जब ये लिखा गया था उस वक्त जो लोग इसको कैलकुलेट कर रहे थे उनकी गणना कितनी सटीक है वो इस बात का उदाहरण है, लेकिन सेम टाइम पर उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को उससे डिफरेंट कर दिया, जो कि मेरे विचार से बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा पूजा भाटिया जी, एक और बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसका प्रभाव कुछ ही देशों में देखने को मिल रहा है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। उसके साथ जो मान्यता जुड़ी है, एक सूतक काल की बात कही जाती है, वो भी भारत में नहीं होगा। तो अगर ये भारत में दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या इसका जो असर है ज्योतिष के लिहाज से वो भी भारत पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा या फिर आएगा? क्या होगा? देखिए, भारत में ये जो सूर्य ग्रहण है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए भारत में सूतक काल भी इस बार मान्य नहीं है। लेकिन सूर्य तो एक ही है ब्रह्मांड में हमारे, अगर हम इस वर्ल्ड की बात करें तो सूर्य तो एक ही है, एक ही रोशनी का कारक है। तो कहीं ना कहीं जब सूर्य ग्रसित है तो राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और भारत में यदि ये नहीं दिख रहा है, फिर भी भारत में जिस तरह से अभी जो हमारी ग्रह गोचर की दशा है, जैसे कि शनि हमारे सतभिषा नक्षत्र में है, मंगल आद्रा नक्षत्र में है, तो ये जो राहु के नक्षत्र में मेजर प्लैनेट्स जो हमारे आए हैं, इससे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हुए या इन्फेक्शन के केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और भारत में जैसे सत्ता का कारक है सूर्य, तो कहीं ना कहीं सरकार में उथल पुथल और जनता में रेस्टलेसनेस, ऐसे केसेस आपको नज़र आएंगे। और इसके अलावा यदि मैं बोलूं कि कहीं ना कहीं आर्थिक घोटाले भी जो है, काफ़ी जिनका कनेक्शन सीधा विदेशी तारों से जुड़ा हुआ है, उसकी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ लाइमलाइट में आती हुई नज़र आ रही है। और राजनीतिक उथल पुथल, शासन में प्रॉब्लम, इस तरह की इश्यूज हमारे देखने को मिलेंगे। ठीक है अलंकृता जी, एक प्रश्न आपसे कि आप इसे कैसे देखते? देखिए, साल का पहला ये सोलर एक्लिप्स है, हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स है। और सूर्य की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो जीवन दाता होता है। अगर सूर्य पृथ्वी पे नहीं रहेगा तो पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। कुछ मिनट के लिए अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी से चली जाएं तो जनजीवन समाप्त हो जाता है। तो आप देखिए, ग्रहण तो ग्रहण ही है, ग्रहण का असर बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है और ख़ासकर अमावस्या के समय ग्रहण ये लगता है। तो इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि सूर्य की किरणों से ही जीवन है। और जब सूर्य ही ग्रसित हो जाए तो उसमें नहीं, आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आपके मूड स्विंग्स, आपके फाइनेंशियल्स, आपके हर चीज़ पे, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है वो जीवन, यानी कि इसका प्रभाव होगा, पूरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी हिस्से में सूर्य पे ग्रहण है अगर, तो उसका असर जरूर होगा। लौटेंगे हम इस चर्चा को आपके साथ आगे हम बढ़ाएंगे। और देखिए, आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। 25 बड़ी खबरें इस वक्त। साल का पहला सूर्य ग्रहण जारी, वैज्ञानिकों ने नाम दिया हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। अपने आप में अनोखा होता है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, 100 साल में एक बार ही आता है। सुबह 7:04 पर शुरू हुआ हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, 12:27 पर खत्म होगा। भारत में नहीं दिखेगा यह सूर्य ग्रहण, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में नहीं माना जाएगा। 12 घंटे पहले लग जाता है सूतक काल। ज्योतिष के अनुसार इसे खराब समय माना जाता है। भारत में न दिखने की वजह से यहां लागू नहीं होगा।
दुनिया के बाकी हिस्सों में दिखेगा। चीन, अमेरिका, थाईलैंड, जापान, हिंद महासागर में पूरी तरह से विजिबल। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में दिखेगा सूर्य ग्रहण, इसलिए इसे हाइब्रिड कहते हैं। कहीं पूरा, कहीं आंशिक, तो कहीं कुंडलाकार में आकृति में दिखेगा। कई तरह के होते हैं सूर्य ग्रहण, इनके नाम हैं पूर्ण, आंशिक और कलंकृति सूर्य ग्रहण, और भारत में हाइब्रिड को कहते हैं संकृत सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मेष राशि में विराजमान होंगे और गुरु मेष राशि में आकर सूर्य के साथ युति करेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को विज्ञान में सूर्य ग्रहण कहते हैं। नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। नासा 14 शेडेड वेल्डिंग ग्लास, ब्लैक पॉलीमर या फिर एल्यूमिनाइज्ड माइलर जैसे फिल्टर का उपयोग करने की सलाह देता है। हिंदू धर्म में ग्रहण को माना गया है महत्वपूर्ण। इसमें भगवान की पूजा, ठोस और तरल खाद्य पदार्थ खाना होता है वर्जित। सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना, मांगलिक या फिर शुभ कार्य और उससे संबंधित खरीदारी करने की मनाही है। ऐसा करने पर लगता है दोष। सूर्य ग्रहण और सूतक काल में धार्मिक और सामाजिक कार्य की भी मनाही है। इन सभी कामों को माना गया है वर्जित। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण माना जाता है बहुत ही दुर्लभ। इसमें सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की धरती से ना तो ज्यादा दूरी होती है और ना ही कम। इस अद्भुत सूर्य ग्रहण में कुछ सेकंड्स के लिए एक रिंग जैसी आकृति बनती है। इसे अग्नि का वलय या फिर रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। जी तो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण जिसको लेकर आज हम ये विशेष चर्चा कर रहे हैं, इसके ज्योतिष पक्ष को भी और वैज्ञानिक पक्ष को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दुनिया के कई देशों में दिखा है साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण, और वो तस्वीरें भी हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। 100 साल बाद दिखाई दिया है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। हालांकि जो हमारे वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि इतने लंबे अंतराल के बाद भी दिखे, वो एक छोटे अंतराल के बाद भी दिख सकता है। ये जो ताजा तस्वीरें हैं इस सूर्य ग्रहण की, इस ग्रहण की, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका में हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है, और इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से सामने आई सूर्य ग्रहण की पहली तस्वीर। और तस्वीर आप देखिए, एक साथ दिखेंगे आंशिक, पूर्ण और वलयकार ग्रहण। तो ये तस्वीरें हैं, अलग अलग एक तरीके से आकृति नजर आ रही है इस सूर्य ग्रहण में सूर्य की, जिसमें हम वो आपको बता भी रहे हैं कि वो 3 स्थितियां क्या होंगी। अब इसके हिसाब से क्या ज्योतिष कहता है, जीवन में क्या प्रभाव है। हालांकि भारत में सूतक नहीं माना जाएगा क्योंकि भारत में ये दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडियो में जो ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं उन सभी का ये मानना है कि सूर्य पे ग्रहण तो लगा है तो उसका एक प्रभाव तो रहता ही है। हम उसकी भी बात हम कर रहे हैं, और लगातार अपने साथ जो जुड़े हैं वैज्ञानिक करुणा, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका दृष्टिकोण क्या है और क्या वो ज्योतिष के इन मान्यताओं से सहमत हैं या फिर बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार फिर से बता दें हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, श्रुति खरबंदा जी हैं, ज्योतिषाचार्य, अलंकृता मानवी जी है, पूजा भाटिया है, ज्योति थापियाल जी हैं, और आप सभी ज्योतिषाचार्य हैं। और साथ ही हमारे साथ वैज्ञानिक तर्क और आधार बताने के लिए आरपी टंडन साहब हैं, जो कि हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, और अमिताभ पांडे सर हैं जो कि हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमिताभ पांडे सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, स्टूडियो में जो ज्योतिषाचार्य हैं उनकी तरफ से जरूर कहा गया है कि भारत में भले ही नजर ना आ रहा हो, लेकिन इसको लेकर तमाम जो मान्यताएं हैं, जो ज्योतिष बोलता है, उन्हें जरूर उन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसका एक दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिक आधार है क्या? मान लीजिए, खाने पीने की मनाही की बात कही जाती है, बाहर निकलने को मना किया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए कुछ कहा जाता है। ये क्या इससे जुड़ी कोई वैज्ञानिक आधार भी निकल कर आता है? देखिए, ये जो ग्रहण को लेके जो इस तरह की जो मान्यता है, जो मुझे यहाँ तक याद है कि बचपन में काफी होती थी, और जब मैं बड़ा हुआ तो इसको चुनौती की तरह हम लोगों ने लिया। प्रोफेसर यशपाल और विश्व के सारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक कैंपेन विश्वासों को खत्म किया। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि मैं दुर्भाग्य को मानता हूँ कि देश के दुर्भाग्य में कुछ ऐसे राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए
जिसके कारण से ये मान्यताएं फिर से ज्यादा बढ़ने लगी। और मान्यताओं को बढ़ाने में हमारे टीवी मीडियम का, अखबारों का बहुत बड़ा रोल है इस तरह के अंधविश्वासों को बढ़ाने में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो देश के सबसे मशहूर जो खगोल वैज्ञानिक हुए आर्यभट्ट, उन्होंने 1500 साल पहले ही बता दिया था कि ग्रहण लगते हैं छाया के कारण। इसके पीछे ना कोई राहु है ना कोई केतु। पूरी आर्यभट्टिया में राहु केतु का कोई जिक्र नहीं है। आर्यभट्ट की जो किताब है उसमें किसी भी राशियों का कोई जिक्र नहीं, इनके कोई प्रभाव की कोई चर्चा नहीं। लेकिन जो मैं कहता हूं कि जो ग्रहण लगा है वो हमारी बुद्धि पर लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और बुद्धि पर लगे ग्रहण में हमारी राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का और आज पर जिस तरह का मीडिया होगा इसका बहुत बड़ा रोल है। इस तरह का कोई भी प्रभाव मनुष्य के ऊपर दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है। सर एक चीज है कि मीडिया इज जस्ट अ मिरर, वो तो एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। सोसाइटी में जो घटनाएं होती हैं उनको रखना, उन पर चर्चा करना, उनके दोनों पक्षों को समझना बहुत जरूरी है। श्रुति जी, एक खबर है लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा इस पर आप अपनी टिप्पणी करें। देखिए, विज्ञान की तरफ से तो पूरी तरह से नकारा गया और वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि बचपन में हम भी मानते थे, लेकिन जब हम बड़े हुए, पढ़े लिखे, तो इसको हमने एक चुनौती के तौर पर लिया। ये बार बार जो बहस है, ये डिबेट है ज्योतिष विज्ञान और ये जो खगोलीय विज्ञान है उसके बीच, इस बहस के बीच ये सब कहां टिकता है? मतलब आप लोग जो दावा कर रहे हैं, आपका जो कहना है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वाकई में इसका कोई ठोस आधार है या फिर सिर्फ एक परंपरा, एक ट्रेडिशन है? और भारत में तो अनेकों परंपराएं जिसका हम पालन करते हैं श्रद्धा के साथ, एक भाव के साथ। रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी बात कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती। जैसा कि टंडन साहब भी अभी कह रहे थे कि उनकी जो साइंस है उसमें वो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने पैटर्न्स रीड करते हैं। ज्योतिष भी पैटर्न रीडिंग की ही एक विधा है। हमारे यहाँ भी ग्रह हमेशा गोचर में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं ट्रांजिट में रहते हैं। अभी सूर्य यहाँ है, लेकिन सूर्य जिस राशि मेष में हो, ज़रूरी नहीं कि हर बार जब 1 साल बाद सूर्य मेष में आए तो मंगल वहीं बैठा हो। इसीलिए हमें हमेशा हर बार अलग अलग परिणाम नहीं, श्रुति जी देखिए उनका ये काउंटर था, इस पर मैं आपसे चाहूंगा, उनका ये काउंटर था कि देखिए आर्यभट्ट का भी जिक्र किया कि उन्होंने बताया था एक महज एक खगोलीय घटना उसके तौर पर देखना चाहिए। ये बिल्कुल महज खगोलीय घटना है, लेकिन ये पैटर्न रीडिंग आर्ट है। पैटर्न रीडिंग जैसे आपकी वेदर रिपोर्ट होती है, वेदर कैसे बनता है, वो वेदर प्रेडिक्शंस कैसे होती हैं, आप तो गूगल भी कर लेता है ना, तो वो पैटर्न्स रीड करता है। अब एआई है, एआई एनालाइज करता है, पैटर्न्स रीड करता है। हम भी जो है प्लैनेट की ट्रांजिट जो है लिखते लिखते पैटर्न्स रीड करते हैं। तो आपका मानना है कि एक पैटर्न रीडिंग का एक लॉजिक है इसके पीछे और ये लंबे समय से चलता है। देखिए, अब हम उस चीज पे आते हैं जिसको लेकर आम आदमी बहुत क्यूरियस रहता है कि उनकी राशियों पर क्या असर पड़ेगा। हम लौटेंगे, हम ये बहस आगे भी बढ़ाएंगे, तो उसको भी जरा समझें। हमारे पास जो जानकारी, हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसे जरा रिकन्फर्म करें कि ये स्थितियां कितनी सही हैं। देखिए, मेष राशि को लेकर कहा गया है कि सूर्य ग्रहण 7वें स्थान पर लगेगा और दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव, साझेदारी में, कार्यों में परेशानी। श्रुति जी, आप इसको कैसे देखना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है। पहली बात तो मेष लग्न में ही ये लग रहा है, क्योंकि सूर्य, बुध, राहु, चंद्रमा जो है मेष में ही होंगे। दैट इज एरीज साइन ज़ोडिएक, और अश्विनी नक्षत्र जिसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन, वो होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में एक मेजर चेंज जो है आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन ये देश काल परिस्थिति अनुसार कहा जाता है। अब जिस बच्चे की शादी ही नहीं हुई, आप उसको तो नहीं कह सकते ना कि उसके जो है पार्टनर उससे अलग हो जाएगा, ये उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट बढ़ते हैं। चलिए ठीक है श्रुति जी, अगली राशि की तरफ। और अलंकृता जी, अगली राशि है मिथुन राशि। क्या प्रभाव मिथुन राशि पर? देखिए, यहाँ प्रभाव की अगर बात करें तो ग्रहण का प्रभाव अक्सर माना गया है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता, और लेकिन फिर भी अगर आप ग्रहण के दौरान आपके कुछ सत्कर्म हैं, आपके जप तप, जो स्नान दान, उससे उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम ज़रूर कर सकते हैं। और जी, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिनेंशियल इश्यूज़ और रिलेशनशिप इश्यूज़ और बीमारियाँ और बहुत तरह की दिक्कतें जो हैं, खासकर अमावस्या और ग्रहण के बाद उनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन फिर भी डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण है। महाभारत काल से अगर आप देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। मिथुन राशि पर क्या होगा प्रभाव, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं कर्क राशि की तरफ। पूजा भाटिया जी, कर्क राशि को कैसे आप देख रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ता हुआ? देखिए, कर्क राशि की यदि मैं बात करूं तो कर्क राशि से 10वें भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है। 10th हाउस जो एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है, प्रोफेशन का हाउस माना जाता है, पिता का हाउस माना जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन
में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। कर्क राशि वालों को वर्क प्लेस में स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में सडन लॉसेस, सडन गेन्स हो सकते हैं। साथ ही आपके सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पिता की सेहत पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। कर्क राशि वैसे ही कर्क राशि के स्वामी जो है चंद्रमा, वो भी राहु के साथ ही हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी इश्यूज कर्क राशि वालों को हो सकता है। तो कर्क राशि में इसका मेजर। एक अगली राशि भी हमारे सामने सिंह राशि, उसके बारे में आपकी क्या रीडिंग है, आपका क्या कहना है? देखिए, सिंह राशि की यदि मैं बात करूं तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य खुद ही ग्रसित हैं, सूर्य ग्रहण में है। तो सिंह राशि के लिए मेजर हेल्थ इश्यूज, फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सूर्य ग्रहण जो है इनकी राशि से नवम भाव में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। यात्राओं में कष्ट हो सकता है। अपने सीनियर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, कोलीग्स के साथ इनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। इरिटेशन लेवल सिंह राशि वालों का काफ़ी हाई हो सकता है। तो सिंह राशि पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट है सूर्य ग्रहण, काफ़ी मेजर इम्पैक्ट है। कन्या राशि पर क्या इम्पैक्ट होगा, ज्योति थापियाल जी? देखिए, कन्या राशि के लिए उनके अष्टम भाव में जो है वो ग्रहण बन रहा है। मेष राशि उनके अष्टम भाव में पड़ती है और वहाँ पर राहु विराजमान है। कन्या लगन जो राशि है उनके लिए जो राहु है वो उनके छठे यानी कि रोग ऋण भाव का स्वामी है, वो सीधा चला गया है अष्टम में। यानी कि ऐसी बीमारियाँ जो जल्दी डिटेक्ट नहीं होती हैं, ऐसी बीमारियों से उनका सामना पड़ सकता है। और साथ ही अगर वो विदेशों में किसी कार्य को संबंधित है और सरकारी कार्य है विदेश से उनके जुड़े हुए, तो वहाँ पर कई तरह के व्यवधान आने की संभावनाएं हैं। लेकिन जो लोग साधना में, मेडिटेशन में और अकल्ट के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये वक्त बेहद अच्छा है जी। और अगली राशि तुला के भी बारे में आप बता दीजिए कि इस पर क्या असर रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, तुला राशि के लिए उनके सप्तम भाव में ग्रहण पड़ रहा है, जो कि जीवन साथी का राशि है। उसके साथ ही ये राशि है आप और समाज के जो बीच में जो कम्युनिकेशन है उनका। तो क्या है, यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ आपके कम्युनिकेशन खराब हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी किसी तरह की समस्या आने की पूर्ण तरह की संभावना बनी रहेगी। इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर जीवन साथी के साथ या आपके पार्टनर्स के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन हो तो उसको सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, श्रुति खरबंदा जी, वृश्चिक राशि, इसको देखकर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या देखिए, वृश्चिक राशि के जो है छठे भाव में ये ग्रहण लग रहा है और गोचर अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो बिल्कुल नई जॉब मिलने की जो है संभावना बन रही है, लेकिन वो मन अनुसार नहीं मिलेगी। जितना आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसको आपको मिनिमम रखना पड़ेगा। इनके लिए कुछ गेन्स भी हैं और एक्सपेंडिचर्स भी हैं, तो जो पेमेंट रिकवरी है उसके भी योग है, लेकिन पार्शियल पेमेंट रिकवरी, क्योंकि केतु का एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि आपकी पार्शियल पेमेंट रिकवरी है। और उसके साथ साथ आपको अज्ञात शत्रु यानी कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए पॉलिटिक्स करें लेकिन पीठ पीछे, तो उसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सावधानी और क्या प्रभाव पड़ेगा, लगातार हम राशियों का जिक्र कर रहे हैं। कुछ और भी जो राशियां हैं उनका भी जिक्र हम करने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जो खास तस्वीरें आ रही है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पर आप देखिए, ये सबसे पहली तस्वीर है जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और सुबह 7:04 से शुरुआत हुई है, 12:29 तक असर रहेगा सूर्य ग्रहण का। और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो खास तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस बात का दावा जरूर कि 100 साल में ऐसा संयोग बनता है जिसका हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जाता है, लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वैज्ञानिक हैं, वो ये जरूर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 साल के अंतराल में ऐसा होता है। ये खगोलीय घटना है जो कि कभी भी हो सकती है, इसके कम अंतराल में भी ये हो सकती है। बिल्कुल, और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। अलंकृता, ये हम तो बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों की, उनके प्रभाव की, लेकिन वो जो चर्चा हम कर रहे थे और जैसा कि श्रुति ने बताया कि एक पैटर्न रीडिंग है, आप इससे कितनी सहमत हैं? क्योंकि आदिकाल से ये विज्ञान की तरह हमारे यहाँ देखा गया है, लेकिन अब जो नया विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान, उसे पूरी तरह से खारिज करता है। जी, उन्होंने बहुत अच्छा ये तर्क रखा कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि महाभारत काल से अगर हम देखें तो महाभारत काल से इस का वर्णन है जब अर्जुन जो है वो जयद्रथ को मारने के लिए निकले थे, तो उस वक्त ग्रहण लग गया था और ग्रहण के समय सूतक लग जाता है, तो सूतक को उस समय से मानते हुए आ रहे हैं और ग्रहण तो ग्रहण ही होता है।
क्योंकि किसी भी ग्रहण के समय इतना एक खौफ रहता है, जो देशों की आपस में लड़ाइयाँ हैं वहाँ पीस ट्रीटी हो जाती है ग्रहण के डर से। तो ग्रहण का जो एक डर है, हम उसको डर नहीं बिठा सकते, लेकिन फिर भी जैसे जब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बोला, ये मानवी जी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला। पूजा भाटिया जी, मैं आपसे इस पर बात करूंगा। ये जो बताया कि जो लड़ाइयाँ होती हैं वैश्विक स्तर पर भी, तो वहाँ पर पीस ट्रीटी तक हो जाती है क्या? वैश्विक स्तर पर आप भी देख रहे हैं कि माहौल क्या बना हुआ है, जो टेंशन है, जो युद्ध का चल रहा है, क्या इस पर भी कुछ असर वैश्विक स्तर पर पड़ता हुआ नजर आएगा? कैसे देखता है ज्योतिष? जी बिल्कुल, ज्योतिष के अनुसार देखिए नेशनल और इंटरनेशनल इम्पैक्ट तो रहेगा ही। इंटरनेशनल की यदि मैं बात करूं तो ये मेष राशि में लग रहा है, और पाकिस्तान की यदि हम कुंडली लेते हैं तो पाकिस्तान की मेष लगन की ही कुंडली है, उसमें ग्रहण लग रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक, ये जो हमारे जो करंट रूलर है वहाँ के शहबाज शरीफ, इनकी सत्ता में उठापटक के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, पॉलिटिकल वायलेंस के बहुत चांसेस हैं। पाकिस्तान में इमरजेंसी लागू होने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। साथ ही कहीं ना कहीं विदेशी हस्तक्षेप रहेगा पाकिस्तान में, इस चीज़ की भी प्रॉब्लम दिख रही है। तो वैसे ही खराब चल रही है, लेकिन आपने ग्रहण के दृष्टिकोण से ये बताया। तो चलिए टंडन सर, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, एक प्रश्न रखना चाह रहा था कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं रही हैं उसमें खगोलीय गणना और इस तरह के ज्योतिष का विज्ञान किसी न किसी रूप में रहा है। सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों को देखते हुए वो अपने दिनचर्या को कहीं ना कहीं उसके हिसाब से चलाते बनाते और उसको संयोजित करते नजर आए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये सिर्फ भारत की बात है क्या, या फिर दुनिया के हर सभ्यता में का ये हिस्सा रहा है और उसको हम कैसे खारिज कर सकते हैं? देखिए, ये बात तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, पर ये उस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि उसमें विज्ञान तो था नहीं, जो भी था क्या हम वो इसे ही विज्ञान मानते थे उस समय, वो इसे ही विज्ञान मानते थे। देखिए, आज का विज्ञान तो ये है कि यहाँ एलन मस्क जो है वो वन वे टिकट मार्स की दे रहे हैं कि वो 2030 तक वहाँ दुनिया बसाना चाहते हैं। आज मैंने पढ़ा चाइना ने चांद की सॉइल से ब्रिक बना के वहाँ मकान बनाने की कोशिश की है। तो इसको हम क्या कहेंगे कल, कि हम इसी में उलझे रहेंगे जो बताया जा रहा है, या हम आगे भी चलेंगे? फिर अब अगर हम मार्स में पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर तो बहुत दोष लग जाएगा सबको। ज्योति जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए सर, आपने तो अब तय किया कि जो मंगल है उसकी जो धरती है उसका रंग लाल मिट्टी है। हमारे तो ज्योतिष शास्त्र कब से कह रहा है, और मैं आपको ये बता दूं, ये मान्यताएं नहीं है जो हम बार बार कहते हैं कि ज्योतिष में ये मान्यता है, ये कैलकुलेशन है, ये मैंने नहीं बनाई है, हम लोगों ने नहीं बनाई है। ये बड़ा मामूली सा तथ्य है क्योंकि वहाँ आयरन बहुत था। आयरन बिल्कुल, यहाँ ठीक है, बताइए टंडन साहब आप। ये आयरन ऑक्साइड बहुत है। आयरन ऑक्साइड का जो रंग होता है वो लाल होता है, तो इसमें कोई बड़ी भयानक साइंस भी नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजी है। और अब जब कल हम नई दुनिया बसाने जा रहे हैं 2030 तक, चांद पे भी और मार्स पे भी, तो क्या कहेंगे आप लोग फिर? ज्योतिष शास्त्र से जब लिखा गया था ना, आप उन बातों का नकार रहे हैं। आपने कहा कौन सी बड़ी बात है? अगर ये बड़ी बात नहीं थी तो आपने बिल्कुल नकार रहे हैं हम, आपका जवाब चाहते हैं ना। कल को वहाँ हम ये कह रहे हैं जो हमारे लिखा गया है, एक वक्त पे जब लिखा गया था, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि वो सही था, लेकिन अभी सर ने जिक्र किया था आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट ने जो रेफरेंस लिया था वो सूर्य सिद्धांत से ही लिया था, और ये जो है फैक्ट्स हैं कि सूर्य सिद्धांत में एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो कैलकुलेशन की गई है बहुत आगे बढ़ चुका है। आर्यभट्ट से आगे बढ़ चुका है, चंद्रशेखर थे यहाँ, और बड़े बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। विज्ञान बहुत आगे, बुनियाद को, फाउंडेशन को इनकार नहीं कर सकते ना, जहां से लिया गया था। हम 5000 साल की पुरानी तत्व पे ही नहीं रुक सकते, हमें आगे देखना है। देखिए, कुछ कहना चाहेंगे बहुत आगे। देखिए, इतना बड़ा टेलीस्कोप जो अभी बना है, जो इतना बड़ा टेलीस्कोप गया, उसने इतनी दूर की इतनी इंफॉर्मेशन दी है जो आप सोच नहीं सकते, और इतनी दूर की दी है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। एक चीज कहना चाहूंगी, विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है, हमें और उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। विज्ञान सर और आगे निकलेगा, हम तो यही जानते हैं कि विज्ञान की यात्रा बहुत लंबी है। जितने इस संसार की यात्रा उसी तरह विज्ञान की यात्रा। श्रुति, आप कुछ कहें? बिल्कुल सही। इस बात में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जैसे टंडन साहब जानते हैं कि वो अपनी जो स्टडीज़ हैं, जिसके वो स्पेशलिस्ट हैं, उनमें वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके पास पैटर्न्स निकल के आते हैं, उनकी जो नॉलेज है वो एनहांस होती है। ज्योतिष भी इसी तरह से विधा है, लेकिन हर तरह के लोग होते हैं, कभी कभी भ्रांतियाँ भी बीच में आ जाती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ज्योतिष की कोई भी बात एब्सोल्यूट नहीं होती, क्योंकि ग्रहण तो देखें जैसे
लग रहा है, हर साल लग रहा है, कभी कभी साल में 2 बार भी लग रहा है, लेकिन एक इंसान लेकिन श्रुति जी जो विज्ञान है, जो मॉडर्न साइंस है, श्रुति जी जो मॉडर्न साइंस है वो इन्हें भ्रांतियां मान रहा है, जो खान पान को लेकर, बाहर निकलने को लेकर, मैं इसमें कहूंगी नियम बताए जाते हैं, मुझे उनकी आर्ट की नॉलेज नहीं है, मैं कहूंगी कि मुझे उनकी आर्ट की नॉलेज नहीं है, वैसे मैं उनको कहूंगी कि उनको इस आर्ट की नॉलेज नहीं है, वो यहाँ पे बैठे हैं। अमिताभ जी को भी मैं लाना चाहूंगा इस बहस में। अमिताभ जी काफी देर से आप तक आए नहीं, जी आ रहे हैं आपके पास। जैसा कि टंडन सर कह रहे थे कि भाई चंद्रमा पे जब रहने लगे तब आप क्या कहेंगे, मंगल पे रहने लगेंगे तब आप क्या कहेंगे, क्या उसे भी तब देवतुल्य मानेंगे, पूजा करेंगे? इसमें एक लॉजिक ये भी दिया था कि धरती पर तो हम शुरू से रह रहे हैं और धरती को भी हम उसी दृष्टि से देखते हैं, हम धरती पर रहते हैं और धरती को भी एक ग्रह का हिस्सा मानते हैं और उसकी भी गणना है, पृथ्वी की भी गणना है। रवि जी एक चीज इसमें मैं अमिताभ जी से ले लेते हैं उसके बाद। जी हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम सब आज के बच्चे भी, हम सब बच्चे अपने दूरबीन से सारे ग्रहों को देखते हैं, ग्रहों पर उतर भी गए, मंगल पे यान हुआ है, चंद्रमा पे हम उतर चुके हैं। अब अगर हम इसी तरह के अंधविश्वास में अगर पड़े रहेंगे तो हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो। और ये जो अंधविश्वास देख ली दुनिया में जितने भी अंधविश्वास बिल्कुल अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, आगे बढ़ना। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा जो बात कही है यहाँ पर अमिताभ जी। लेकिन ये तस्वीर आ रही है, ये 4 तस्वीर देखिए, 7:04 पर जब शुरुआत हुई, इसके बाद 7:15 पर किस तरह से सूर्य ग्रहण में जो ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो आप देखिए कैसी आकृति सूर्य की निकल रही है। और 7:45 और अब 8:05 की ये 4 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मानवी जी, अंधविश्वास का जो जिक्र किया अभी अमिताभ जी ने, देखिए बिल्कुल वैसे साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो जो सूर्य की किरणें हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट तक का वक्त लगता है, लेकिन अगर ग्रहण हो जाए उस वक्त सूर्य की किरणें जो हैं उसके आगे ऑब्स्टेकल मून बन जाता है अबव सन, तो अपने आप जो यूवी रेज हैं वो बढ़ जाती हैं। और ड्यूरिंग जब यूवी रेज पृथ्वी पे ज़्यादा होती हैं तो वैसे ही बैक्टीरियाज और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ पे उपवास रखना या कुछ ना खाना वो अपने आप में साइंटिफिक भी होता है। और अगर आप बात करें प्रेगनेंसी में जो बर्थ मार्क्स होते हैं, बहुत प्रोमिनेंटली ऐसा देखा गया है कि अगर कोई चाइल्ड बर्थ आप उसको कैसे साइंस क्यों नहीं मानता? आप तो आपके सामने है ना, देखिए अपने आप में जो प्रमाणित है, बहुत सारे सूर्य ग्रहण के समय ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और स्पेशली चाइल्ड बर्थ अगर ग्रहण के दौरान होता है तो वो एविडेंटली आप देख सकते हैं, बर्थ मार्क्स देख सकते हैं। और वो प्रमाणित इसको थोड़ा सा अमिताभ जी, चूंकि आपने कहा कि ये अंधविश्वास वाली चीजों को हमें छोड़ना होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक कंपैरिजन दे रहा हूं, आप बेहतर बता पाएंगे जीवन का। और उसमें एक मिनट अमिताभ जी, जैसे अमेरिकन जो मेडिकल सोसाइटी है और उनका जो मेडिकल पैटर्न है वो हमेशा से जो जर्मन पद्धति थी चिकित्सा की या होम्योपैथ था या हमारा आयुर्वेद था, उसको क्वैक की तरह ही नोशन में रखते थे, उसको वो क्वैक मानते थे। तो आप इसको कैसे देखते? वैज्ञानिक होम्योपैथी को क्वैक मानते हैं। हाँ, क्वैक मानते हैं, और जो वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन जहां की वो होम्योपैथी है वहां वो उसे एक औषधि मानते हैं, उसे एक चिकित्सा पद्धति मानते हैं। भारत में भी इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत में भी इसकी पढ़ाई होती है, उसके डॉक्टर्स आते हैं। जी, भारत में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे ताबीज बांधना, गड्ढा बांधना, झाड़ फूक करना, भूत में निकालना, ये भी चिकित्सा पद्धतियां नहीं है। विज्ञान के सामने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी चीज है उसका एक्चुअल उसके पीछे बेस में क्या है, उसके लिए वैज्ञानिक ने बहुत सारे तरीके निकाले, इंस्ट्रूमेंट्स की इजाद हुई। आज हमको मालूम है कि चेचक क्यों होती है, एक जमाने में उसको माता माना जाता था, देवी का प्रकोप है। आज चेचक का टीका बन गया, चेचक होनी बंद हो गई है, जिसको बड़ी माता बोलते थे। लेकिन अमिताभ जी, आऊंगा आपके पास मानवी जी, लेकिन अमिताभ जी, अगर समाज में, अगर भारतीय संस्कृति की बात करें, समाज का एक बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा तबका है जो मानता है, जो विश्वास रखता है और इसके हिसाब से वो कुछ बदलाव भी लेकर आता है, अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता है, तो क्या यह गलत है साइंस के हिसाब से? आपसे जानना चाहूंगा। की जो संस्कृति है, अंधविश्वासों की जो संस्कृति है, ये बहुत घातक है देश के लिए। ये देश को बिल्कुल ही गड्ढे में डाल देगी, मेरा मानना ये है। हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे संविधान में बताया है कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, पूजा भाटिया जी, बेहद ही खतरनाक है और देश को और समाज को गड्ढे में डालने जैसा है अगर ऐसे विचारों को आगे बढ़ाया जाता है। अमिताभ जी बता रहे हैं। नहीं जी, देखिए नेगेटिव तो हम कुछ भी नहीं बोलते हैं इसमें। देखिए खगोलीय घटना है, विज्ञान को हम मानते हैं।
हमने बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हमने वैज्ञानिक तत्व भी पढ़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट भी पढ़ा है। मूल प्रश्न और ये है यहाँ पे कि इसमें आपका जो साइंटिफिक लॉजिक है वो नहीं है। बिल्कुल है, साइंटिफिक लॉजिक बिल्कुल है, क्योंकि हमने एस्टैब्लिश करें कि वैज्ञानिक तर्क इसमें क्या है, वैज्ञानिक इसमें सिद्धांत क्या है, तो शायद विज्ञान से दूरियां घटे। वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के पीछे एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट है। कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री, कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स में क्या इंपैक्ट देता है, ये एस्ट्रोलॉजर्स को पता होता है, और वो इंडिविजुअल कुंडली और मंडेन लेवल पे इसका एनालिसिस करके ही ये चीजें बताते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स ने एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है। सो जिस सब्जेक्ट की उनको नॉलेज ही नहीं है, जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो उस तथ्य को मानते ही नहीं है, नकारते हैं उस तथ्य को। बहुत सही बात की। अब आप देखिए, जब ठीक है मानवी जी, आप कुछ बोल रही हैं, आप काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं, मानवी जी बोलिए। देखिए, आप बहुत सही बात कही इन्होंने कि वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोलॉजी को नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोग जो हैं यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, हम कहीं भी कुछ भी ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे। हम बहुत साइंटिफिक बात कर रहे हैं कि यूवी रेज बढ़ जाती हैं, तो आप उपवास रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप जब भी जप करते हैं तो आपकी साउंड फ्रीक्वेंसी से आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ की नकारात्मक ठीक है, अब इस पर मैं काउंटर चाहूंगा, इस पर मैं जवाब चाहूंगा। आप पूर्णिमा देख लीजिए, पूर्णिमा के दौरान वेव्स आती हैं, टाइड्स आती हैं। तुरंत जी, जो अमिताभ जी, तो जो बातें आपने कहा रहे थे, इसका एक जो वैज्ञानिक तर्क के लिहाज से हमारे जो ज्योतिषाचार्य यहाँ पर बैठे हो समझा रहे उपवास का क्या असर होता है, मेडिकली शरीर पर क्या होता है, ये तमाम अलग अलग चीजों का जिसका जिक्र ज्योतिष करता है, ओम का उच्चारण अगर किया जाता है, तो फिर क्यों विज्ञान नकार देता है इन चीजों को? देखिए, अगर आप यूवी रेज की बात करेंगे तो नॉर्मल जब सन होता है, अभी जैसे सन जहाँ पे ग्रहण नहीं लग रहा है, हमेशा सूरज से विजिबल लाइट आती है, इंफ्रारेड आती है, यूवी रेज आती है, एक्सरे आती है, काफी रेज ब्लॉक हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर से, और जब ग्रहण लग रहा है तो यूवी रेज कम हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा सूरज का काफी बड़ा हिस्सा ढक गया है। तो ये कौन सी मुक्तता की बात है कि ग्रहण के टाइम पे यूवी रेज बढ़ जाएंगी? और ऐसा सारे वैज्ञानिक लगातार रेडिएशन के लेवल को नापते रहते हैं, जीवों में इसके प्रभाव का भी अध्ययन हुआ, इसका कोई भी प्रभाव एक जो अंधेरा होने से जो अमिताभ जी, आप क्या टोटल डिनायल मोड में है या पार्शियल? समझा सकता है, लेकिन मनुष्य जो लॉजिक है इसमें आप टोटल डिनायल मोड में है या पार्शियल? कि कुछ बातों में तर्क है, कुछ में बिल्कुल नहीं है। मुक्तापूर्ण है अमिताभ जी। आई थिंक इज ऑन टोटल जीवों का प्रभाव हमने वैज्ञानिक का अध्ययन किया है कि जब ग्रहण शुरू होता है या अंधेरा हो जाता है शाम को, तो जीवों का प्रभाव बदल जाता है। हम आधे टाइम हमेशा अंधेरे में रहते हैं, हम चंद्रमा में, आप क्या कहना चाहेंगे? हिस्से में जहाँ पे अंधेरा है, ऐसा प्रभाव हम किसी भी चीज को नकारते तभी हैं जब हमें उसमें लगता है कि वो उसका जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा, वो एब्सोल्यूट नहीं है। कोई हमने अगर बात कह दी कि आप खाना मत खाइए, तो पहली बात तो ये भ्रांति हटा दीजिए कि ये सब पे लागू होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब तो मेडिकल साइंस भी एडवांस हो गई है, तब नहीं थे तो ज्योतिष कहते थे कि भाई आप मत खाइए, आपका पेट ही नहीं, खाएंगे नहीं, पेट ही नहीं खराब होगा। कॉमन मैन का एक सवाल पूछता हूं आपसे, कुछ वर्ष वो लोग जो ज्योतिष में मानते नहीं है, उस चीज में विश्वास नहीं करते हैं, वो अपना जीवन भी जीते हैं। मतलब मान लीजिए कोई ऐसे समाज में अलग अलग लोग हैं, भाई चलिए हिंदू धर्म में मान्यता है ज्योतिष पद्धति की, लेकिन कई ऐसे कल्चरल सेक्शन है जहां इन सब में विश्वास नहीं है, फिर तो क्या उनका जीवन व्यवस्थित नहीं है? नहीं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। दुष्प्रभाव नहीं है, एक करके हाँ, जैसे थोड़े से बहुत सारी बातों की नॉलेज हर इंसान को नहीं होती, तो वो अगर उससे गलती होती है तो वो उसको झेलते हुए आगे चलता है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी रुक जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने उनकी भी सांसें उनको लिख के दी है। अब उस अज्ञान के अभाव में उनसे जो गलतियां होंगी उनके वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे। हमारी पद्धति में या हमारी परंपरा में कहा जाता है कॉन्शियसनेस को बहुत महत्व दिया गया है कि आप कॉन्शियस रहिए। अब अगर कोई ये कहता है कि देखिए इनकी प्रेडिक्शन तो गलत हो गई, तो मैं ये कहती हूँ वेदर प्रेडिक्शंस जब पहले होती थी तो वो कितनी करेक्ट होती थी? वो बहुत बार फेल होती थी। तो अब उन्होंने उसमें इंप्रूव किया क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया। वैज्ञानिक प्रेडिक्शन भी कई बार सही नहीं होते हैं, आप कैसे कहेंगे? आप इसको कैसे? प्रेडिक्शन जो है ना, वो प्रेडिक्शन नहीं होती, वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। हाँ, लेकिन वो कई बार नहीं सही होती। जैसे हमारी भी कैलकुलेशन ही है। See, I will ask one thing from him. करते थे, आपने देखा होगा कि पहले गलत होते थे, ये बात ठीक कह रही है। जैसे जैसे हमने सुपर कंप्यूटर यूज किया और हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ाए, तो आज हमारी बड़ी एक्यूरेसी, आज का वेदर जो सिस्टम है इंडिया का भी काफी एक्यूरेट है। कंट्री में तो 15 दिन एडवांस का बताते हैं। कितने साल पहले ये प्रूवन हुआ है, ये बताइए आप। साइंस के इंप्रूवमेंट के साथ हुआ है। ये कोई गणना किस पे होती थी? हमारा जो तथ्य होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होते हैं।
हमारे इंस्ट्रूमेंट में रिफाइनमेंट हुई तो हमारी कुछ वर्ष पूर्व ही एक बात आपसे बोलना चाहूंगी, जिससे पहली बात आपको समझना चाहिए कि जो एस्ट्रोलॉजी झाड़ फूक नहीं है, हम झाड़ फूक वाले नहीं हैं, वो गलत है, अंधविश्वास है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कैलकुलेशन के बेस पर कर रहे हैं। और आप देखिए, आप पहले आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि राहु ने आके खा लिया, राक्षस है, हम तो अपने माता पिता को भी भगवान बोलते हैं, हम तो गाय को भी भगवान बोलते हैं। जब ये कहा गया था, आपको पता है देश समाज पात काल एक नाम की चीज होती है, जब ये कहा जाता था, आप देखिए सूर्य को आपको नंगी आंखों से नहीं देखना है। ठीक है थापिया जी, और ये काफी ये देखिए ये नजर भी आ रहा है कि अतीत से इस पर जो बहस है वो चलती आई है, विज्ञान वर्सेस ज्योतिष की जो बात है, और ये लगता है कि ये एक ऐसा सिलसिला है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मानवी जी क्योंकि अब कुछ राशियां बच गई हैं, वक्त हमारे पास कम है। एक चीज मैं बस पूछना चाहूंगी, जब ये साइंटिफिक फिनोमेना है सोलर एक्लिप्स, जब ये कई कितने वर्ष, आई थिंक 400 कितने वर्ष पूर्व ये साइंटिफिक फिनोमेना है, ये इसकी गणना हुई है। उससे पहले तो हम प्राचीन काल की बात करें तो हम ठीक है मानवी जी, इस पर जवाब ले लेंगे, लेकिन राशियों का जिक्र करना बहुत जरूरी, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। वृश्चिक राशि, मानवी जी आप ही बताइए, वृश्चिक राशि को लेकर आप क्या प्रभाव देख रहे हैं? देखिए, वृश्चिक राशि में अगर बात करें तो फिलहाल इस ग्रहण के बाद सामान्य उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी संभल के चलने की ज़रूरत है कि कोई अपने आप को प्रोटेक्शन में रखने की ज़रूरत है कि कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी घटना ना हो जो बाद में आपको उसको लेके पछताना पड़े। तो पहले ही आप जो है, जैसे अभी ग्रहण चल रहा है तो हम लोग क्या है, हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए भी मेरा जाप चल रहा है, मां मृत्युंजय का जाप आपके लिए बहुत ही जी। धनु राशि के जो जातक हैं उनके पंचम स्थान है, वहां पर जो है ग्रहण लग रहा है, तो आपको अपने बच्चों का लेकर खास ख्याल रखना है। और आपके जो अगर आपकी जो प्रतिष्ठा है उस पर देखिए, अगर आपका ईगो बढ़ जाएगा ना तो आपके सोचने समझने के पंचम जो भाव है ना, आपकी सोच समझ का भाव है, उस पर ग्रहण लग गया है। तो आपको अपनी सोच, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उससे पहले दोबारा देखिए क्या ये आपके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि आपकी सोच पर यहाँ पर असर पड़ने वाला है। मकर राशि को लेकर आप क्या कहें? देखिए, मकर राशि के जो है चौथे भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो माँ की सेहत को लेके आपको जो है थोड़ा सा सतर्क रहना है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी अगर आप कोई लेन देन करेंगे तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी, उसमें थोड़ी सी अचकन आ सकती है, जैसे कुछ डिले हो सकता है, तो उसको लेके आप कॉन्शियस रहेंगे। और साथ ही साथ आप अपने वर्क प्लेस को लेके अगर थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे तो ये आराम से जो है समय निकल बात का ख्याल रखना जरूर। कुंभ राशि को लेकर पूजा भाटिया जी क्या कहना? देखिए, कुंभ राशि से तीसरे स्थान पे ये ग्रहण लग रहा है, तो तीसरा स्थान की यदि हम बात करें तो अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, सिबलिंग्स का भाव होता है, सिबलिंग्स के साथ इश्यूज आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मेंटल रेस्टनेस हो सकती है, तो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इन लोगों के साथ। तो और शॉर्ट ट्रैवल्स अगर आप कर रहे हैं तो ट्रैवल्स में भी आपके इश्यूज हो सकते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। मीन राशि के लिए श्रुति आप क्या कहेंगे? देखिए, मीन राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस समय जो आप कोई भी बड़ा फैसला है बहुत सोच समझ के लिए, लंबी प्लानिंग के लिए अभी उसको टाल दें। कोई भी मेजर डिसीजन या लंबी प्लानिंग, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ हासिल हो गया और आप उसके लिए 1 साल का प्लान कर लें, तो उसको अभी टाल दें क्योंकि उसमें कुछ बदलाव के योग हैं। बाकी आपको धन लाभ के योग बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, फैमिली से, इनहेरिटेंस से, तो बाकी सब चीज़ें आपकी बिल्कुल सही है। सेहत और को थोड़ा सा ध्यान दे के चलिएगा। और चलिए देखिए बिल्कुल, तो राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हमने दिखाया। अब आप देखिए ये दो बेहद ही खास तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए जो इस वक्त सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है वो किस तरह से है और कैसी आकृति सूर्य की नजर आ रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए हरिद्वार की आपको ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लोग गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक तरफ हरिद्वार की तस्वीर है और एक तरफ आपके सामने तस्वीर है जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने गंगा स्नान की हरिद्वार की तस्वीर है और एक तरफ है सूर्य ग्रहण की तस्वीर है। तो भारत में परंपराएं जो रही हैं उसके हिसाब से लोग अपना जीवन जीते हैं। देखिए इस पे बहस अलग है, इस पे तर्क अलग है। श्रुति, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कई तरह की चीजें हैं। लोग सालों से इन परंपराओं का निर्वहन करते रहे हैं। अब कोई ज्योतिष कहे ना कहे, लेकिन लोगों के जनजीवन में वो घुसा हुआ है और लोग उसको कैरी कर रहे हैं, लोग उसको आगे ले जा रहे हैं, अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जा रहे हैं।
इस मान्यता को आप कैसे देखती हैं? अब अंधविश्वास है नहीं है, लेकिन लोगों की जो ये मान्यताएं हैं इसको आप कैसे देखती हैं? रवि जी, इन मान्यताओं को मैं ऐसे देखती हूँ, ये मान्यताएं इसलिए मान्यताएं बन गई क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो पढ़ाई का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो रिटन में नहीं था। श्रुति और स्मृति यानी कि गुरु द्वारा दिया हुआ, मुंह बोला हुआ ज्ञान मैं आपको मुंह से बोल के बताऊंगी तो आपको स्मृति यानी स्मरण उसका रखना है, उसको याद रखना है। अब चूंकि ये परंपरा थी तो वो धीमे धीमे मान्यता बन गई। अब मान्यताओं में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कुछ समझाया, आपने समझा, लेकिन जब आप किसी और को समझाएंगे तो अपने अनुसार समझाएंगे, तो उसमें धीरे धीरे थोड़ी सी भ्रांतियां भी पड़ जाती हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स का थोड़ा सा कभी कभी बीच में मतभेद भी होता है, या 4 लोग होंगे, 4 अलग, बिल्कुल वो मतभेद होता है और वो हम देखते भी हैं। पूजा जी मेरा सवाल आपसे, पूजा भाटिया जी मेरा सवाल आपसे, देखिए ये हरिद्वार की तस्वीर दिखा रहे गंगा स्नान की, और जब भी सूर्य ग्रहण इस तरह से होता है, कोई खगोलीय घटना, तो उस दौरान हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं। हर एक चीज का एक आधार बता गया है ज्योतिष की नजर में। जिस तरह से गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, क्या इसके पीछे भी कोई आधार है? क्योंकि लोग भी समझना चाहते हैं कि सिर्फ मान्यता है या फिर वाकई में आधार जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए हर मान्यता का कोई ना कोई आधार होता है। जैसे अगर मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो जब ग्रहण लगता है तो यूवी रेज जो होती है, नेगेटिव रेज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे में यदि आप पवित्र जल से स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, नेगेटिविटी हटाते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं बॉडी के वो आपके एलिमिनेट होते हैं, तो स्नान का जो है विशेष महत्व है। और इनफैक्ट आप अपने घर में भी पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। आप जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उसमें तुलसी का पत्ता डालिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। तो हर चीज़ के पीछे हमारा एस्ट्रोलॉजिकल के साथ साथ साइंटिफिक एस्पेक्ट हमारा जुड़ा हुआ है और उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है। और मान्यताएं भी इसीलिए हैं कि हम जो गंगा स्नान करते हैं, पवित्र नदी मानी गई है हमारी गंगा जो है, इसीलिए स्नान खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो है ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए, खुद को क्लीन करना चाहिए, ताकि कुछ भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नेगेटिविटी है, वो हट जाए उनके बॉडी से और उनके आने वाले बच्चे पे इस चीज़ का असर ना पड़े। ठीक है, ये देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे लगातार अलग अलग सालों में, वर्षों में किस तरह से सूर्य ग्रहण पड़ा है। पिछले अगर 3 सालों की बात करें, पहला दूसरा, ये तमाम तस्वीरें। आरपी टंडन साहब, ये इन तस्वीरों के साथ मैं आपसे एक सवाल भी लेना चाहूंगा। देखिए गंगा जल की क्या खासियत है, क्या उसमें जो उसकी साइंटिफिक अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये तो बाकायदा उसमें भी सिद्ध किया गया है कि क्यों इतना खास होता है गंगा जल। और अब ये स्नान करती हुई तस्वीरें और इसके पीछे एक आधार भी हमारे यहाँ स्टूडियो में जो बैठे हुए मेहमान है वो बता रहे हैं। आप कैसे इसको देख रहे हैं टंडन साहब? ये बात सही है, हम लोगों ने भी बचपन से सुनते आए हैं कि गंगा का जल जो है वो खराब नहीं होता, और उसके पीछे साइंटिफिक तथ्य है। जहाँ से गोमुख से निकलती है वहां से आते आते दुनिया भर के मिनरल उसमें होते हैं। अगर उसको आप एनालाइज करेंगे तो उसमें हर तरह के मिनरल्स हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द मिनरल्स के वो पानी जो है वो खराब नहीं होता। तो इसके पीछे साइंटिफिक तथ्य है। हम लोग कोई बिना मेजरमेंट के, बिना एक्सपेरिमेंट के कोई बात नहीं मानते, सिर्फ यही खराबी है, ये स्टेप पे नहीं चलते। ये जो जहाँ एस्ट्रोलॉजी है या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हम सुनते चले आए हैं, हमने भी सुना, जैसे अमिताभ ने बताया कि बचपन से हम भी सुनते आए हैं, पर हमारा नजरिया बदलता गया क्योंकि हम साइंटिफिक एक्सपोजर में होता गया, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। सर ऐसा तो नहीं है कि आधुनिक विज्ञान में इतना निवेश और इतना ध्यान है कि जो पुरातन विज्ञान है वो पीछे रह गया? क्या ऐसा तो नहीं है? क्योंकि बीच में सिविलाइजेशन में भी बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारा हमारा ज्ञान पिछड़ गया, छूट गया, गुम हो गया, संरक्षित नहीं रहा। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? नहीं, हो सकता है, ये बात सही है। 5000 साल पहले, मैं आपको बताऊंगा, एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, अमिताभ इस बात को एप्रिशिएट करेंगे। हमारा जो बेसिक साइंस है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से हुआ है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सिर्फ 150 साल पुरानी भी नहीं है। तो 150 साल में इतनी तरक्की हो गई, आज हम जहाँ तक महर्षि कणाद ने तो इस अणु का सिद्धांत बहुत पहले दे दिया, हजारों साल पहले दे दिया। इफ यू आर टेकिंग बात तो उसमें क्या नॉन साइंटिफिक है, या इफ यू आर फास्टिंग उसमें तो देखिए हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद ज्योतिषाचार्य, उन सभी से हमने समझा कि आखिर जो सूर्य ग्रहण है वो क्या है और उसका क्या असर पड़ता है ज्योतिष के लिहाज से, और साथ ही इस विज्ञान इसको किस नजरिए से देखता है, इसको भी हमने समझने की कोशिश की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें वक्त देने के लिए और हमारे दर्शकों को इसको समझाने के लिए